पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींसा ग्रुप, तीनों के ही नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी, पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, संयुक्त अकाली दल ढींसा ग्रुप के अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह ढींसा साहब, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, सभी लोग आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो अलायंस एनडीए का बना है, इसके सीट शेयरिंग और ये अलायंस किस तरह से आगे, किस उद्देश्य के साथ में, किस लक्ष्य को लेकर के पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रांत जो सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रांत में होने वाले चुनाव को लेकर ये गठबंधन किस तरह से, किस दृष्टि से आगे काम करेगा, इस विषय में आप सभी को संबोधित आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको संबोधित करेंगे। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ उपस्थित पंजाब लोक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हमारे संयुक्त अकाली दल ढींसा के कन्वीनर और अध्यक्ष श्री ढींसा जी, और हमारे बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा जी, चुनाव के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे सोम प्रकाश जी और हमारे अनिल बलूनी जी, मीडिया के हमारे कन्वीनर। आज हम सब लोग यहाँ पर पंजाब के चुनाव के दृष्टि से जो एनडीए अलायंस हमारा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींसा, हम सब लोग मिलकर के पंजाब के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एनडीए का अलायंस जो हम तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग के बारे में जैसा अभी गजेंद्र जी ने बताया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद और चर्चा के पश्चात हम लोग इस विचार के साथ सहमत हुए हैं, और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूँ, 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द ब्रॉड फिगर विच आई एम गिविंग, एंड 1-2 ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सीट्स रहेगा। मित्रों, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये एनडीए अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है। कैप्टन साहब ने इसका जिक्र भी किया है कई बार,
और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन, इसको भी पहुंचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनामिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, दिस एनडीए अलायंस डज नॉट ओनली सी एज ए चेंज ऑफ रिजीम, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे हैं इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है और ये अलायंस जो हमारी है वो उसको उसी तरीके से देख रही है। अगर पंजाब स्टेबल होता है तो और सेफ होता है तो देश सुरक्षित रहता है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने देश को जो दिया है और जिस तरीके से लीडरशिप दी है वह हमेशा सराहनीय रही है। अगर हम पंजाब की बात करें, डिफेंस में द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। देश की सुरक्षा में जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है डिफेंस के दृष्टि से, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो पंजाब ने जो लीडरशिप दी है उसको भी देश याद रखता है और उस फूड सिक्योरिटी ने देश को बहुत बड़ी ताकत दी है। पंजाब ने हमेशा हमारे आशाओं को पूरा किया है। It has always fulfilled the expectations of the people of the country. इसलिए पंजाब has been a leader in its own way और उन्होंने हम लोगों को दिया, हम लोगों को देश को एक दृष्टि से दृष्टि भी दी, दिशा भी दी है और ताकत भी प्रदान की है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें तो हम कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनका हम योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जिनको हम हिंदी चादर के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शौर्य और बलिदान पंजाब का रहा है उसको सदा सदा भारत का इतिहास याद रखेगा। इसलिए वैलर और सैक्रिफाइस ऑफ पंजाब इज ऑलवेज केप्ट इन हाई एस्टीम एंड उसको हम पूरी इज्जत और पूरे याद करते हुए उसको हमेशा जो उन्होंने शहादत दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो उन्होंने शौर्य दिखाया है, उसको उस देश हमेशा नमन करता है और याद करता है। पंजाब ने हम लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है, पंजाब ने हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है और पंजाब ने आर्थिक दृष्टि से भी हमको नेतृत्व दिया है। सेंटर स्टेज पर अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का योगदान हो, फिर चाहे शहीद भगत सिंह का योगदान हो, कभी भी देश नहीं भूल सकता है और देश हमेशा याद रखेगा
उस बलिदान को, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें बलिदान की दृष्टि से, तो जब मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह को हम याद रखते हैं, तो उसी तरीके से मास्टर तारा सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं। पंजाब को बहुत कुछ दिया है, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक आज पंजाब की स्थिति है, इट नीड्स अ स्पेशल अटेंशन। आज एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद आज 3 लाख करोड़ के डेट में खड़ा है, और उसी के साथ साथ जो यह डेवलपमेंट इंडेक्स पर खड़ा था, धीरे धीरे खिसकते हुए ये नीचे की ओर आया है। और इसीलिए इस स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है। और एनडीए अलायंस का यह उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक, और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए। और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी, और सेफ्टी के लिए, और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष प्रेम, अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद पंजाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, यह हम सब लोग जानते हैं। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 26 तारीख को, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह, शहजादे बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, यह बताता है कि पंजाब ने जो सैक्रिफाइस किया है, उसको प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश के साथ, बाल दिवस के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, वो हम सबके ध्यान में आता है। जो काम मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो काम जो बड़े लंबे समय से लंबित थे, उन कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। एंड अगेन आई विल नरेट, अगर एफसीआरए का प्रतिबंध हरमंदिर साहब से हटा है, और आज एफसीआरए के बाहर हम के प्रतिबंध न लगने के कारण जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हरमंदिर साहब को मिल सकता है, इसका भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। उसी तरीके से लंगर पर जीएसटी टैक्स हटाना, यह एक बहुत बड़ा फैसला है, और इस जीएसटी टैक्स के आईजीएसटी टैक्स, जीएसटी टैक्स, इसको हटाने का काम भी किया है। उसी तरीके से करतारपुर कॉरिडोर साहब, हम सब लोग जानते हैं, कैप्टन साहब जानते हैं, ढींडसा जी जानते हैं, लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बने, और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा गुरदासपुर से और एक कॉरिडोर की दृष्टि से वहाँ हम चाह सके, इसकी योजना बने। 120 करोड़ रुपीस खर्च करके इस काम को भी किया गया। उसी तरीके से सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सिख के दृष्टि से जो हमारे इंटरफेथ स्टडीज है, उसको भी बढ़ावा दिया गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसका भी एक चेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश की गई, ताकि उस पर रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। उसी तरीके से ये जो हमारा प्रकाश पर्व था, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, वह भी बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मनाया गया, और जामनगर में 750 बेडेड हॉस्पिटल भी देश को डेडिकेट हुआ है, यह भी हम जानते हैं। उसी तरीके से फिर चाहे वो जलियांवाला बाग का जीर्णोद्धार का विषय हो, और उसको मॉडर्नाइज करके उसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को करने की बात हो, वहाँ से लेकर के ये जो हमारे सिख भाइयों को लंबे समय तक ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उनको ब्लैकलिस्ट से भी उसको ब्लैकलिस्ट से हटाना, यह काम भी
एक लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी, इसको भी पूरा किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है। दिस वी शुड ऑल रिमेंबर। उसी तरीके से हम दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ बहुत लोग जानते हैं 1984 का रायट सिख के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक हुआ था और मैसेकर हुआ था, उस पर भी 1984 में इतने लंबे समय से जो न्याय के मिलना चाहिए था, वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी बैठा करके और जो हमारे विक्टिम्स थे उनको उनके आंसू पोंछने का काम किया, और जो दन करके दिल्ली में घूम रहे थे, आज वो तिहाड़ जेल में हैं, उनको अंदर डालने का भी काम किया है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, पंजाब के बारे में हम सबका कंसर्न है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस बात को कहा भी है। बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी का इशू है, और जिस तरीके से लोग सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको हम डिनाउंस भी करते हैं। और देश को सिक्योर करने के लिए पंजाब स्टेबल रहे, सेफ रहे, इसकी आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने, एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये सब लोग वहाँ पर एक तरीके से पंजाब को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम ये अलायंस, ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे, ड्रग माफिया को नस्तो नाबूद करेंगे, लैंड माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, ये जितने माफियाज हैं, इनको हम बुक्स में लाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी नीति, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, उसी तरीके से पंजाब लोक कांग्रेस ने हमेशा सिक्योरिटी को इशू माना है, और उसी तरीके से ढींसा साहब ने भी सिक्योरिटी को इशू माना है। इसलिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वी बिलीव इन जीरो टॉलरेंस, और इसको हम पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। मित्रों, पंजाब में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, और अब प्रदेश में एनडीए अलायंस चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में भी हमारी सरकार बने, यह हम अपील भी करते हैं, और इस अपील के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता पंजाब को है, और डबल इंजन की सरकार को हमको वहाँ पर लाना है। इस काम को पूरा करने के लिए हम सब लोग एनडीए के अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों के साथ हमारी बार बार मुलाकात होगी। मैंने आपके सामने चुनाव में जाने की भूमिका, उसके बारे में भी कुछ इंगित किया है, और चुनाव में हमारा अलायंस के नंबर के बारे में भी आपको हमने चर्चा की है। मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे अलायंस पार्टनर पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से कि वो अपनी बात को रखें। नड्डा साहब, सारे साथियों, आज एक हमारे लिए खास करके एक खुशी का दिन है कि वी हैव बीन एबल टू हैव एन अलायंस विद द बीजेपी in Punjab. There were many times ups and downs and various thinking how we should go ahead about it and how we should move ahead. But finally, the consensus that emerged within our party, and I think also in Teen Saab's party, he will of course say it on his own and tell you all what he thinks. The feeling was that for the sake of stability of the country, for the sake of our own, as the President has mentioned, on the security of the nation, as the area which he has already mentioned, it's 600 kilometers we have from Pathankot to Fazilka, which is for me, it was a formidable occasion to deal with it. I remember that there was a time which used to come when we used to give
there used to be these drone people going across the rivers, dropping off whatever they had to drop. Then there was these wires which were put up, where people used to go tunnel under the wires and give all these weapons and whatever. And let me tell you, and I'm not saying this for any other reason, this has been my stand from the very beginning, that the amount of weaponry that has come in, what the President has mentioned, perhaps he has mentioned too little. I can tell you that I have had in the course of my last से पहले जो 4.5 कहा सब years किया of Chief Minister of Punjab, I have had at least 100,000 rifles, nearly 500, 1,000, beg your pardon, 1,000 rifles, about 500 pistols. I've had RDX. I have had ammunition, perhaps 1 lakh rounds of ammunition. I have had everything under the sun, including drones. Now, drones we used to come at one time and make these drops. And this was last year when we started, just before the COVID period. That was the time when it used to come. And I used to then wonder that what is the objective of this whole exercise. And then we followed it up, and we followed where these drones were being dropped. It was the BSF, it was us, the Punjab police, and it was our own people who were giving us information. And we found that they were being dropped at particular points. Now, what is an object of a drone? An object of a drone is to deliver ammunition, deliver weaponry, deliver whatever is necessary for a purpose. And what is that purpose? The purpose is to carry out some sort of nefarious activity. And that is what happened to us there. And it was not only that. First they used to jump across the river. Then they used to go to about 6 to 7 kilometers away. And then finally, when Government of India took a decision, which was the correct decision, that they should be 50 kilometers from the border, should be kept there, it was considered absolutely essential. And the reason, I'll tell you why. Because on the 20th of July, that is just about 2 months before I was given the sack, and that 20th of July, the delivery of those weapons went up to 31 kilometers. Now 31 kilometers, and then you have a scenario developing when the technology is improving. You've got drones coming in, which can take a higher payload. It can take a higher distance it can cover, and it was quite apparent to us that this was only a beginning. And we were eventually going to go up to 50 kilometers, 60 kilometers, 70 kilometers, and whatever it else may do. And when that happens, what is the purpose? After all, when a person delivers something, it is for a purpose. It is for weaponizing some place, for using it for some purpose, and for seeing that it is used in some nefarious activity which Pakistan wanted to do. And this is what was concerning us. And I told the people, when they came into the Vidhan Sabha and they made a big row about it, कि 50 किलोमीटर कर दिया वगैरह, मैंने कहा भाई सुनो तो सही कि क्या हो रहा है, अपने बैंक देखो तो सही क्या हो रहा है on our borders. I joined the army in 1963, and in 1964 I was in the Western Command. And from Western Command was in Simla in those days. From Western Command till the time that the war came in 65 and then 71 came and all, there was not one day where there was no firing taking place and no soldiers of ours getting killed. Which is why I said so to Mr. Sidhu. What are you going around hugging around these people who are killing our people every day? Every day. There's not a day that passes that our boys are not shot. And since the day I took over in 1917, and till the day I left it on the 18th of this month of September, I had 83 of my soldiers of Punjab being killed. I'm not talking about Himachal Pradesh, about Garhwal, about the Rajput regiment or some other regiments which exist. Actually, this was taking place. And this is where people don't understand
urgency of this business. We need it. We need, as the President has said, we need an economic development. We need people to come in and to invest in Punjab so that Punjab's economy can be boosted. And we are in a position, and we have today, I have also made up our manifesto, which is there, which we have passed on to the BJP leadership. And I'm sure Dean Sahab is also doing it. And then hopefully we'll all put together and come to a common minimum program which we can utilize for Punjab. That is basically what I had in mind to say. But if there's anything you wish to ask, कुछ पूछना आप? अच्छा, sorry. Thank you, sir. साहब अब हमको माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, नेशनल अध्यक्ष बीजेपी, हमारे सहयोगी और पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और पंजाब के प्रभारी बीजेपी की तरफ से शेखावत साहब, हमारे प्रेसिडेंट पंजाब के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री अश्विनी जी और देश के दो और मंत्री सत्कारयोग पुरी साहब और सोम प्रकाश जी जो पंजाब से संबंध रखते हैं, और मेरे प्रेस वाले बहनों और भाइयों, नड्डा साहब ने बहुत डिटेल पे आपको बहुत कही है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। उसके बाद कैप्टन साहब ने अपने तजर्बे की बात, कैसे देश को खतरा है, उनकी बात कही है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा गठजोड़ क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है, वो इसलिए कि पंजाब की सिचुएशन बहुत ख़राब है। कुछ ये हुआ कि पंजाब इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री जा रही है, एग्रीकल्चर में भी बहुत कर्ज हो गया, लोन बहुत 3 लाख से भी ज़्यादा लोन है, और कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे ये कह सकें कि पंजाब दोबारा अपने पैरों पर लाने के लिए हमने इकट्ठे होकर बात की है। मैं आभारी हूँ नड्डा साहब का और बीजेपी की लीडरशिप का कि उन्होंने शेखावत साहब को पंजाब का प्रभारी बनाया, जो बहुत ही डूंघाई पर सोच रहे हैं और डूंघाई पर जाते हैं और जाने के बाद कोशिश करते हैं कि कैसे ये हल हो सके। दूसरा ये है कि कोई भी इलेक्शन आती है तो कभी हिंदू सिख का मसला, कभी हिंदू मुसलमान का मसला, कभी हटाना वो शुरू कर देते हैं। जो हमारे भाईचारे की एकता है जिसको हम कहते हैं, उसको ठीक रखने के लिए हमने फैसला किया कि हम इकट्ठे तीनों पार्टियों मिलकर करेंगे और पंजाब का माहौल ठीक रखेंगे, इलेक्शन ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने बहुत मांगे हैं, जो पहले तो लेट आए ठीक है, लेकिन किसानों की जो एक्ट थे जिसके लिए बहुत 1 साल तक लड़ाई चली, तो उसको उन्होंने विड्रॉ किया। और ख़ास करके मैं ये भी कहूँगा कि सिखों के लिए भी उन्होंने, जैसे नड्डा साहब ने कहा कि वीर बाल दिवस, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादे, छोटे साहिबजादे हैं, जितनी बड़ी उनकी कुर्बानी है, शायद इतनी छोटी उम्र में किसी की ना हो। किसी ने 70 साल हो गए, 75 साल, किसी ने याद नहीं किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, करतारपुर लांघा किया और ब्लैक लिस्ट खत्म की, और भी बहुत बातें हैं। मैं उसको सभी पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम बैठ के तय करना भी चाहेंगे, इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन के बाद। कुछ सिखों में, क्योंकि पंजाब में सिख बहुत तादाद में हैं, सभी बाहर के सिखों का भी कोई ना कोई कनेक्शन पंजाब में है, तो चाहेंगे कि उनकी जो डिमांड है कि मेरी पार्टी ने
होम मिनिस्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिए 2, जिसमें ये था कि जो सिख कैदी अपनी सज़ा पूरी किए हुए हैं उनको आप छोड़ दें, बड़ी देर हो गई, 20-20 साल 30-30 साल से बैठे हैं वे जेलों में। और कुछ और भी हैं मसले जो आज मैं यहाँ पर बहुत दोहराना नहीं चाहता, जो सिखों के हैं, जो काफ़ी कुछ हल भी किए हैं, कुछ रहते भी हैं। इसके अलावा पंजाब की सिचुएशन है, एग्रीकल्चर की बुरी हालत है, बहुत लोन हो गया, किसानों पर भी बहुत लोन है, उसके लिए भी हमने लिख कर दिया है। और इसके अलावा इंडस्ट्री चली गई। मैं नड्डा साहब बैठे हैं, हमारी कैबिनेट के 3 और मंत्री बैठे हैं, मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो चली गई सारी, उनको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा हल की, क्योंकि कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा। जो रहा है उस पर जैसे कहा है कि ऐसे चाहे रेत माफिया हो, माफिया चले हुए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे कोई माफिया हो, वो माफिया चल रहे हैं। उनको रोकने के लिए हम तीनों पार्टी कोशिश करेंगे कि मिलके उस पर काबू पाया जाए। इसलिए पंजाब को बचाना, सरहदी स्टेट है और बैरियर के, जिसके लिए नड्डा साहब ने बड़ी डिटेल बताई है कि इन्होंने पंजाब ने क्या क्या किया है, चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे देश के बाद जंगें लड़ी हों, और चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, तो पंजाब ने लीडिंग रोल अदा किया है। तो मैं चाहूँगा कि हम तीनों बैठ के मिल के उसको सुलझाने के बाद अगर सरकार बन जाती है, हमारी कोशिश करेंगे तो हम उसको सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि पंजाब को बचाना बहुत ज़रूरी है। पंजाब को उस रास्ते पे दोबारा लाना उस पे बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सभी ने मिलकर बात किया है। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों तीनों मिलके इसको दोबारा उसी लाइन पर ले आएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। और क्योंकि बहुत लंबे से बड़ी डिटेल बता दिया, मैं बातें करता रहूं तो अच्छा नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तीनों ही पार्टियों के नेतागणों का, मंच पर उपस्थित सभी नेतागणों का, और आप सब मीडिया के मित्रों का भी, कि आप सब ने आज अपनी इस प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद। Let me tell you one thing first. How is our association with Pakistan? Patiala had 40% of its population was Muslim. Okay? So in my last government, Dr. Manmohan Singh sent me to make contact and to try and see if some friendship can develop between Parvez Elahi and us, and सब ये बात ही हुई। तो ऐसे बातें हमारी चलती रही। मेरे कॉन्टैक्ट्स अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड हमारे पुरानी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर इंस्टेंस फॉर 10 साल के लिए मुस्लिम नवाब लियाकत हयात खान रहे। सो ये ऐसी बातें चलती रही। नाउ अबाउट, if I remember correctly, it was 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable, and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी। तो मैंने उसको बुलाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और you can, I can give you power, you want power, you can take it. He said, I don't want power. I said, then you leave my government. I don't want you in my government. ये हुआ।
फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम एंड दैट। हम सब कुछ समय समय पर बताते रहते हैं। आप अगली देखिए आज आपको नंबर बता दिया।